मैग्नेटिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम लोग पढ़ेंगे, अब एकदम फोकस रहना, एकदम पढ़ो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड की पहले बात करो, उसके पहले आप मुझे बताओ मैग्नेट क्या होता है, पता है? व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट का आइडिया है? बताओ। ए, कितने टाइप के हैं मैग्नेट? शेप और साइज की बेसिस पे इसको हम 3 पार्ट में पढ़ते हैं ना, 3 टाइप पढ़े हैं आपने, कौन कौन से पढ़े हैं? बार, यू शेप और मैग्नेटिक नीडल, ये 3 पढ़े हैं ना। मैग्नेट का थोड़ा सा ब्रीफ बताओ, मैग्नेट ये किसका ऑक्साइड होता है? एन ऑक्साइड ऑफ आयरन। ये आयरन का क्या है? ऑक्साइड है। उस ऑक्साइड का नाम क्या है? अरे बेटा टाइम, ऑक्साइड का नाम क्या है? मैग्नेटाइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका Fe3O4। मैग्नेट का कलर कैसा होता है? मैग्नेट का कलर कैसा होगा भैया? ब्लैक, रेयरली कभी कभी क्या होता है? ब्राउन कलर का आपको दिखे, ठीक है। मैग्नेट को कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं, बस फोकस होकर पढ़ाई करिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मैग्नेट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो मुझे बताओ मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? 2 पोल होते हैं, एक को क्या कहते हैं आप? नॉर्थ पोल, दूसरे को क्या बोलते हैं आप? साउथ पोल। क्लियर है ना? पोल का मतलब बेसिकली क्या होता है? क्या होता है पोल? क्योंकि एमसीक्यू जब क्वेश्चन आएंगे ना एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब क्वेश्चन आप करोगे तो आपको चीज़ें एकदम टू द पॉइंट पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ें क्या है भाई। पोल क्या होते हैं? चलिए मैं बता देता हूँ आपको, पहले लिखिए टाइप्स ऑफ मैग्नेट, आइडिया रखिएगा। अच्छा, क्या 3 ही टाइप के मैग्नेट होते हैं क्या? ये और भी टाइप हो सकते हैं? और हो सकते हैं? हम मेनली 3 की बात करेंगे, कौन कौन से हैं वो 3? एक होगा बार मैग्नेट, दूसरा लिखेंगे हम लोग रेक्टेंगुलर मैग्नेट, इसी में लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैग्नेट भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सेकेंड हॉर्स शू मैग्नेट, कल इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, आपको आइडिया लगेगा कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसलिए हर बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक मैग्नेटिक नीडल, ठीक है। सबके फिगर से आप एकदम फेमिलियर रहो। रेक्टेंगुलर बार मैग्नेट का मतलब क्या है? नाम से ही क्लियर है, बार या रेक्टेंगल है ये। रेक्टेंगल में क्या होता है भैया? आमने सामने के साइड्स क्या होते हैं आपके? इक्वल होते हैं। एक इसमें नॉर्थ पोल होगा, दूसरा क्या होगा? साउथ। जब हम कह रहे हैं हॉर्स शू मैग्नेट शेप्ड होगा ये, इसमें भी एक एंड पे क्या होगा? नॉर्थ पोल, दूसरे एंड पे क्या होगा? साउथ पोल। मैग्नेटिक नीडल की बात कर रहे हैं तो एक तरफ इसमें भी क्या होगा? नॉर्थ पोल, दूसरे में क्या होगा? साउथ पोल। एकदम क्लियर रखना, क्योंकि जब इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करेंगे ना तो उसमें पूछेंगे, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करोगे ना तो उसमें पूछेंगे, बताएंगे आपसे कि कहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होगा, कहाँ पर वीक होगा। इसी पिक्चर से, इन्हीं फिगर से हम क्या करेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे अपने जो भी आंसर हम लोग देंगे। ये क्लियर आइडिया होना चाहिए आपको, है ना? ठीक है। तो मैग्नेट को हमने शेप और साइज के बेसिस पे 3 पार्ट में देखा, 3 टाइप का हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा है? एक बार मैग्नेट है, और हॉर्स शू मैग्नेट है जिसको यू शेप्ड मैग्नेट कहते हैं, और क्या है? मैग्नेटिक नीडल है। सभी में क्या होंगे? 2 पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल होगा, एक क्या होगा? साउथ पोल। पोल का मतलब क्या है? पोल का मतलब मैग्नेट के अंदर वो पॉइंट है जहां पर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होगी, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? एक इसमें नॉर्थ होता है, दूसरा क्या होता है? साउथ पोल होता है।
क्लियर है? कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है, लाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, लाइक पोल्स मतलब नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक पोल्स हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है ना, ये सब पता है सबको? मैग्नेटिक आइसोपोल्स क्या पॉसिबल है? क्या हम नॉर्थ और साउथ पोल को अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं क्या? चाहे मैग्नेट के हम कितने भी पार्ट कर दें, हमेशा ये क्या होंगे, पेयर में होंगे। हमेशा क्या होंगे, पेयर में होंगे। नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा दोनों क्या होंगे, साथ साथ होंगे, चाहे जितनी भी छोटे छोटे पार्ट कर। इवन आप एक एटम में कन्वर्ट कर देंगे तब भी क्या होगा, उसमें एक नॉर्थ पोल होगा, एक क्या होगा, साउथ पोल। एकदम क्लियर रखना, ये बेसिक बातें आपको बहुत हेल्प करेंगे आगे, जानकारी रखना इन सब चीज़ों की, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है और सारी चीज़ें ये करके पढ़ोगे आप, समझोगे जान। डन, ठीक है? तो मैग्नेट क्या है, जनरली किस कलर का है भैया, ये ध्यान रखना, ब्लैक कलर का है। किसका ऑक्साइड है, आयरन का, उसका नाम क्या है, मैग्नेटाइट। ब्लैक कलर का मिलेगा, कभी कभी रेयरली आपको नेचर में मिल जाता है। किस कलर का, ये ब्राउन, इम्प्योरिटी वगैरह की वजह से, है ना? ठीक है, अभी इनकी बात करेंगे। आयरन का ऑक्साइड है, मैग्नेट है। मैग्नेट क्या है, एक ऐसे सब्सटेंस है जो अपने जैसे अदर सब्सटेंसेस या फिर आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक, चलिए ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे यहाँ पर चैप्टर का जो कोर पोर्शन है, जो मेन चीज़ है जहाँ से हमें पढ़ने हैं समझने हैं, वो क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड होता क्या है, जल्दी से बताओ, फिर बात करते हैं इस पर। बताओ क्या है मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड जहां तक वो अदर मैग्नेट के आयरन को क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये है, कहां तक अट्रैक्ट करेगा, कहां तक रिपेल करेगा, अभी पता चल जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़े होंगे ना आप लोगों ने, जहां तक इसके लाइंस जाएंगी वहां तक ये क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल करेगा। किसको रिपेल करेगा, मैग्नेट को कर सकता है। आयरन को भी रिपेल करेगा क्या, आयरन को हमेशा क्या करेगा, अट्रैक्ट। लेकिन मैग्नेट को रिपेल करेगा तब जब इनके पोल्स क्या होंगे, लाइक पोल्स एक साइड आ जाएंगे, तब क्या होगा, वहां पर थोड़ा सा रिपल्सन होगा, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, अदरवाइज हमेशा क्या करेंगे, मैग्नेट भी मैग्नेट को अट्रैक्ट करेंगे, आयरन को तो हमेशा क्या करेगा, ये अट्रैक्ट ही करेगा, ये दिमाग में रखना। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ का वो फील्ड, वो स्पेस जहां तक वो अदर मैग्नेट को या आयरन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, उस फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम फील्ड के शेप के बारे में पूछे, फील्ड का शेप और साइज कैसा हो सकता है, जैसे आप बार मैग्नेट की बात कर रहे हो, मुझे बताओ बार मैग्नेट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड का शेप या साइज कैसा होगा। बार मैग्नेट की बात, बहुत थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बना के चलो, इसलिए कह रहा हूं केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा। बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका शेप और साइज कैसा होगा, आर श्योर? सर्कुलर का मतलब आप 2D में बता रहे हो इसको, ऐसे गेस करके आओगे क्या? आपको अब ये पता है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज पता नहीं, क्लास की स्टार्टिंग में क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी है, हम जानते हैं इसको, एक बार ध्यान समझो। देखिए इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से निकलते हैं भैया, नॉर्थ से निकलते हैं, कहाँ पर एंटर करते हैं, साउथ पे। ये दोनों साइड से जाएगा, हर एक साइड से जाएगा भाई, नॉर्थ से निकलेगा साउथ पे एंटर करेगा। इनसाइड द मैग्नेट क्या है भैया, साउथ से किधर जाएगा, ये नॉर्थ की तरफ जाएगा, एक क्लोज लूप बनाता है, पता है। लाइंस कितने निकलेंगे, लाइंस का नंबर फिक्स है क्या, कितने नंबर हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं, क्यों भैया, ध्यान रखना। जहां पर लाइंस इंटर करेंगे वो हमारा क्या होगा, साउथ पोल होगा, जहां से लाइंस बाहर निकलेंगे वो अपना क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट कहां से कहां जाएगा, साउथ से कहां जाएगा, नॉर्थ जाएगा। तो क्या ये हमेशा इसी प्लेन में ही निकलेंगे क्या लाइन, पूरी 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में निकलेंगी ना। अगर बार मैग्नेट है तो लाइंस इस तरह से निकलेंगी, इस तरह से एंटर करेंगे, फिर इधर से निकलेंगे, इधर से भी एंटर करेंगे, उधर से आएगा, उधर से भी एंटर करेगा, पूरा क्या होगा, एकदम 3D शेप होगा कि नहीं, फील्ड का शेप कैसा होगा, 3D होगा। लेकिन हर एक लाइन नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पे एंटर करेगी, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा भैया, साउथ से किधर जाएगा, ये नॉर्थ जाएगा, 3D बनेगा, 3D शेप होगा। और शेप कैसा होगा, अगर बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट से जो भी लाइन निकल रही है, अगर इसको हम एक साथ कंपाइल करके देखिए तो क्या बन रहा है, एक स्फीयर बनेगा। इस अभी जैसे है, ये मान लो ये है बार मैग्नेट, ध्यान समझना, ये है बार मैग्नेट,
लाइन इधर से निकल रही है, यहाँ इंटर कर रही है, हर एक साइड से लाइन निकलेगी, यहाँ से निकल रही है, यहाँ इंटर कर रही है। शेप कैसा बनेगा? जैसे इसी को थोड़ा सा और हम कर दें, क्या ठीक कर दें, तो कुछ इसके जैसा शेप दिखेगा आपको, मतलब थोड़ा सा कैसे दिखेगा? सिलेंड्रिकल शेप में आएगा, सिलेंड्रिकल शेप में आएगा कि नहीं आएगा? भाई यहाँ से हर जगह लाइन निकलेगी, एंटर कहाँ करेगी? नॉर्थ से निकलेगी, साउथ पे क्या करेगी? इंटर करेगी, 3D शेप आएगा। थोड़ा हाइपरबोलिक नेचर होगा ये। नेचर कैसा होगा इसका? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो निकलेंगी बहुत ज्यादा निकलेंगी, मिलियन बिलियंस में निकलेंगी, मिलियन बिलियंस में निकलेंगे। लेकिन कुछ स्पेसिफिक को अगर आप काउंट करके देखोगे तो इसका शेप कैसा दिखेगा आपको? सिलेंड्रिकल दिखेगा। कैसे दिखेगा? सिलेंड्रिकल। 3D पिक्चर बनेगा, 3D शेप होगा, सर्कल नहीं बोलोगे, डायरेक्ट स्फीयर भी नहीं बोलोगे आप। कैसा बनेगा यहां पर? सिलेंड्रिकल बनेगा ये बार मैग्नेट की। अब ये डिपेंड करेगा कि मैग्नेट का शेप और साइज आपने कैसे दिया। जैसे हॉर्सशू मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो हॉर्सशू मैग्नेट का शेप कैसा बनेगा मैग्नेटिक फील्ड का? बताओ, हॉर्सशू मैग्नेट का कैसे बनेगा? बिल्कुल हेमिस्फीयर बनेगा यार, सही कह रहा लड़का, हेमिस्फीयर बनेगा। कैसा बनेगा? हेमिस्फीयर बनेगा। मैग्नेटिक नीडल की बात करें तो मैग्नेटिक नीडल, अरे उसमें भी इसी तरह से होगा, सेम यही पैटर्न उसमें भी फॉलो होगा कि नहीं? तो कैसा होगा वो? एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना के चलो, ये नहीं कि तुक्के से मार के आना है। 3D होगा, लेकिन अगर बार मैग्नेट है तो कैसा होगा? सिलेंड्रिकल होगा। हॉर्सशू मैग्नेट है तो क्या होगा? हेमिस्फीयर होगा। ध्यान रखना, फील्ड का ये शेप बता रहा हूँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का मतलब बेसिकली हम लोग समझ रहे हैं कि किसी मैग्नेट को चारों तरफ का वो स्पेस जहां तक वो अदर मैग्नेट को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, या आयरन को क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसका क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़े होंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े होंगे, सब जानते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? हाँ, एक इमेजिनरी स्मूथ क्लोज्ड कर्व होता है जो कहां से कहां स्टार्ट होता है? नॉर्थ पोल से स्टार्ट करेगा, साउथ पे एंटर करेगा, इनसाइड द मैग्नेट क्या होगा? साउथ से किधर जाएगा? नॉर्थ जाएगा। तो अगर इसको डिफाइन कर रहा होगा तो कैसे डिफाइन करेंगे? एन इमेजिनरी स्मूथ क्लोज्ड कर्व विच स्टार्ट्स फ्रॉम व्हाट? नॉर्थ पोल, एंटर्स एट साउथ पोल, एंड इनसाइड द मैग्नेट इट गोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ पोल। इट्स कॉल्ड व्हाट? मैग्नेटिक फील्ड। इनकी अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? बस यही, और कुछ? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या है प्रॉपर्टीज बताओ, अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट, बताओ। पक्का? किसके दो डायरेक्शन हो जाएंगे? तो डायरेक्शन किसके हो जाएंगे? ऐसे पढ़ेंगे आप लोग, बताइए, दो डायरेक्शन किसके होंगे? प्रॉपर्टीज कॉमन कॉमन प्रॉपर्टीज क्या? बहुत ध्यान सुनो 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 सुनो, अब सुनो, कॉपी देखने से कुछ नहीं होगा, इसको रिवाइज करके आना चाहिए। इनके साथ आओगे तब जाकर समझ में आएगा कि भाई हवा भाई कान रहेगा, फिर पढ़ के जाओगे आ जाएगा कुछ नहीं। देखो यहाँ ठीक से नोटिस, पहली क्या है प्रॉपर्टीज? नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे क्या करेगा? और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से किधर जाएगा? ये तो कॉमन कॉमन डेफिनेशन में ही पढ़ ले रहे हैं हम। दूसरा क्या है? एक क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड कर्व क्यों? क्योंकि जिस पॉइंट से इनिशिएट हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है, घूम के फिर क्या होगा? वहीं पर पहुंच जा रहा है, इसलिए क्या होगा? क्लोज्ड कर्व होगा ये। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि रियल में दिखेगा नहीं। इमेजिनरी क्यों? क्योंकि ये रियल में दिखेगा नहीं। इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, ऐसे इमेजिनरी, इस लाइन के किसी भी पॉइंट पे हम क्या करें? एक इमेजिनरी अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा या मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा? इस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा या मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। क्लियर हो रही बात? इस इमेजिनरी लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएगा या मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन बताएगा? दोनों के डायरेक्शन को बताएगा।
क्लियर? फिर कह रहे हैं जब ये दोनों लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों ऐसा? क्योंकि जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए जहां पर इंटरसेक्ट किए, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिए, तो इस कर्व के अकॉर्डिंग टेंजेंट हमारा ये होगा, और इस कर्व के हिसाब से टेंजेंट क्या होगा आपका, ये होगा। इसी एक पॉइंट पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल, इसलिए कहेंगे ये दोनों कभी भी एक दूसरे को, ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, क्यों? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there can be drawn what, two tangent, it means there will be two direction of magnetic field which is practically not possible। आप जैसे भी एक्सप्लेन करो, जैसे भी बोलो अपनी भाषा, जहां पर ये दोनों लाइन, जहां पर ये लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे, वहां पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, दो डायरेक्शन मिल जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ये लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। प्रॉपर्टीज हैं, इसको सुनिएगा, जहां जो लगिएगा उसको अपना नोट कर लीजिएगा, जानना है क्योंकि लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अगर आता है क्वेश्चन तो। फिर ये लाइंस जहां पर बहुत पास पास होंगे, जहां पर ये लाइन बहुत पास पास होंगी, वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। जहां पर ये लाइन बहुत पास पास होंगी, वहां पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जहां ये दूर दूर होंगे, वहां वीक। पोल्स के पास देखो, या तो लाइन निकल रही है, या तो लाइन क्या कर रही है, एंटर कर रही है। पोल के पास क्या है, या तो लाइन निकल रही है, या तो क्या कर रही है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी है ना, डेंसिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ लाइन पर यूनिट वॉल्यूम ज्यादा होगा। पोल के पास नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे, ज्यादा होंगे। इसलिए कहते हैं जो पोल होता है वो क्या होता है, वहां पर मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिज्म मैक्सिमम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, जो भी होंगे आपके डाइपोल या जो भी होंगे आपके मैग्नेट या आयरन। ये समझना, प्रॉपर्टीज की जब मैं बात कर रहा हूँ ध्यान समझना, प्रॉपर्टीज की जब आप बात कर रहे हो तो 3-4 पॉइंट आपको ध्यान होना चाहिए। पहला क्या, ये नॉर्थ निकलेंगे, साउथ में एंटर करेंगे, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से किधर जाएगा, नॉर्थ जाएगा। और क्या समझ रहे हो, ये क्लोज्ड लूप है या क्लोज्ड कर्व है, क्यों, क्योंकि नॉर्थ से निकल रहा है, साउथ में एंटर कर रहा है, फिर साउथ से कहाँ पहुंच जा रहा है, नॉर्थ पे, मतलब जहां से ओरिजिनेट हुआ था फाइनली वहीं पहुंच रहा है। फिर हमने कहा इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जो टेंजेंट का डायरेक्शन है वो क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और फोर्स के डायरेक्शन को बताएगा। फिर हम कहते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट, दे नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्यों नहीं, क्योंकि एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन आ जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि जहां पर ये लाइन बहुत पास पास होंगे, वहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जहां पर ये लाइन दूर दूर होंगे, वहां पर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसीलिए पोल के पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर लाइन क्या होंगी, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होती हैं। ठीक, फिर जहां पर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाए और इक्वल डिस्टेंस पे हो जाए, जहां पर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गए और क्या हो गए, पैरेलल हो गए और इक्वल डिस्टेंस पे हो गए, ध्यान समझना, जहां पर ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हो गए और इक्वल डिस्टेंसेस पे हो गए, वहां पर कैसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, इक्वल या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है बताओ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है ये बताओ। वहां होगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कोई भी मैग्नेट या आयरन। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, इसके हर एक पॉइंट पे इक्वल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा कोई भी मैग्नेट या आयरन। ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे होंगी, वहां पर मिलेगा क्या हमें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मैं आपसे पूछूं, ये जैसे मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, बताओ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलने के चांसेस कहां पर हैं, पोल के पास में है या साइड में, साइड में मिल सकते हैं, कभी क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। पोल के पास मिलेंगे क्या, पैरेलल लाइन, भाई एंटर करेगा तो क्लोज हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर साइड में क्या होंगे, पैरेलल हो जाएंगे। देखो जो कुछ कुछ पैरेलल जैसे दिख रहे हैं ना, इन जगहों पे क्या होंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहाँ पर, जैसे ये जोन दिख रहे हैं, ये जोन आपको जो दिख रहे हैं, ये सब क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाले हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस
एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी और एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंसेस पे आ जाएंगी। ऐसे फील्ड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। थोड़ा सा और इंटरप्रिटेट करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा तो क्या बताएंगे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के हर एक पॉइंट पे कोई भी मैग्नेट या आयरन इक्वल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस करेगा। ऐसे फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब भी मैग्नेटिक फील्ड की आगे बात होगी, जब आप पढ़ोगे, हर जगह कौन सा फील्ड होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितने भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड अभी आगे बात करोगे आप, हर जगह कैसा फील्ड होगा, यूनिफॉर्म। क्योंकि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड की बात अभी आप यहाँ नहीं कर पाओगे, तो ध्यान समझना। जो भी टर्म आएंगे आगे मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसको एकदम क्लियर रखना। ओके, डन, समझ के सारी प्रॉपर्टी, डन। ऑस्टर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट भी आपने पढ़ा होगा। ऑस्टर्ड साहब अपने एक्सपेरिमेंट में क्या बताते हैं, ऑस्टर्ड का एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने क्या किया भाई, कोई कंडक्टिंग वायर लिया, कंडक्टर लिया, इसको बैटरी सेल से कनेक्ट कर लिया की के साथ, और इसमें क्या लिया, एक मैग्नेटिक कंपास लिया आपने। सर्किट जब ओपन है, मैग्नेटिक कंपास को इसके पास रखेंगे तो इसमें कोई डिफ्लेक्शन आया नहीं, जब तक करंट की सप्लाई नहीं हो रही है तब तक इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं। जैसे ही सर्किट को आपने क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, सर्किट को क्लोज करने के बाद इसमें करंट क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर मैग्नेटिक नीडल को जैसे जैसे, मैग्नेटिक कंपास को आप जैसे जैसे इसके पास ले जा रहे हो, नीडल में क्या आ रहा है, डिफ्लेक्शन, और पास जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्या है, और आता जा रहा है। फिर क्या किया गया, जो बैटरी के टर्मिनल्स है उनके डायरेक्शंस को क्या किया गया, इंटरचेंज करे। बैटरी के टर्मिनल्स के डायरेक्शंस को क्या किए, इंटरचेंज किए। मतलब जिस साइड पॉजिटिव था उधर क्या कर दिए, नेगेटिव, जिधर नेगेटिव था उधर क्या कर दिए, पॉजिटिव, है ना। बैटरी के टर्मिनल्स को क्या किए, इंटरचेंज किए। इंटरचेंज करने के बाद करंट का डायरेक्शन बदलेगा या नहीं बदलेगा, पहले करंट क्या था आपका, इस तरह से आ रहा था एंटी क्लॉकवाइज में, अभी करंट कैसे जा रही है आपकी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन तो अभी भी आएगा, ऑस्टर्ड साहब बताते हैं डिफ्लेक्शन तो अभी भी आएगा, लेकिन डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पहले अगर आपका क्या था, अगर पहले आपका जो इसका जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन था एंटी क्लॉकवाइज था, तो अभी कैसा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। जो नोटिस करना है वो क्या, करंट अगर जा रही है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो डिफ्लेक्शन कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट आपका जा रहा है क्लॉकवाइज में तो डिफ्लेक्शन कैसा है, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये तो समझ रहे हो, ये वाला आएगा, मतलब इसमें बना है, इसे ध्यान रखना, अपोजिट होगा एकदम। फिलहाल तो बस हमें ध्यान रखना ही है ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट से क्या, कि जब हम सर्किट को क्लोज करेंगे, मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले जाएंगे, तो इस कंपास में क्या आएगा, मैग्नेटिक नीडल में आएगा डिफ्लेक्शन। जैसे जैसे इस कंपास को पास ले जाएंगे, डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जैसे गाड़ी को आप एक्सीलरेट करते हो तो उसमें जो स्पीडोमीटर का नीडल लगा होता है, स्पीड बढ़ने के साथ वो नीडल मूव करती है कि नहीं, इस तरह से, उसी तरह से इसमें भी डिफ्लेक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा पास जाओगे डिफ्लेक्शन उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर कह रहे हैं क्या, कि बैटरी के टर्मिनल्स को इंटरचेंज किए, जिस साइड पॉजिटिव था उधर नेगेटिव किए, जिधर नेगेटिव था उधर क्या कर लिए, पॉजिटिव। तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, करंट के डायरेक्शन चेंज होने की वजह से क्या होगा, जब मैग्नेटिक कंपास को इसके पास ले जाएंगे डिफ्लेक्शन अभी भी आएगा, लेकिन डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन पहले वाले केस के जस्ट क्या होगा, अपोजिट होगा। कंक्लूजन क्या था इनके एक्सपेरिमेंट का, इनके एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या था, क्या कंक्लूड किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से, मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल लगा है उसमें डिफ्लेक्शन कब आएगा, जब उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में कहीं रखें तभी जाकर उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, अदरवाइज। ऑस्टर्ड साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूड किया, कंक्लूजन उन्होंने ये बताया कि जो करंट कैरिंग वायर होता है उसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। कंक्लूजन क्या है इनके एक्सपेरिमेंट का, ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स व्हाट, सराउंडिंग। जो भी करंट कैरिंग कंडक्टर है वो अपने सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। ध्यान रखना, अभी यही सब आगे डायरेक्शन की बात करने वाले हैं आप। करंट कैरिंग कंडक्टर अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। फिर से कह रहा हूँ, ध्यान सुनना। ऑस्टर्ड साहब का एक्सपेरिमेंट क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड इज ओरिजिनेटेड इन द सराउंडिंग ऑफ ए व्हाट, करंट कैरिंग कंडक्टर। जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। फिर कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। केवल और केवल किस पे डिपेंड करेगा, करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। एकदम ध्यान रखना इसको।
दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो रही है। फिर इनके डायरेक्शन की बात आगे की जाएगी, क्या है क्या नहीं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यूटी क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर टू लॉर्ड स्ट्रेट वायर से पढ़ा होगा आपने और कॉइल से पढ़ा होगा। स्ट्रेट वायर का मतलब क्या है, जैसे सिंपल कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ऐसा किसने बताया? अरे ऑस्टर्ड साहब ने तो पहले ही बता दिया। करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान समझना, यहाँ से जो नोटिस करने वाली चीज़ है, जहाँ फंसोगे आप, जहाँ कन्फ्यूजन होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, पहले इसको समझना। जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रहा है, ये सब लाइन के डायरेक्शन ये सब पढ़े होंगे, लेकिन जो समझना है वो समझना है। जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा किस पे डिपेंड करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो करंट के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल होने का मतलब करंट का अमाउंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर इस वायर से डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएं तो, वायर से डिस्टेंस बढ़ाते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। वायर से डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। दो ये मेजर फैक्टर है, इनको ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग में प्रोड्यूस होगा किन किस पे डिपेंड करेगा, दो फैक्टर। पहला क्या, कितने अमाउंट का करंट इसमें जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या, वायर से अगर हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। मतलब यहाँ से ग्राफ भी आ सकता है, मैं ग्राफ का भी ब्रीफ दूंगा, अभी आइडिया देते हैं, लेकिन पहले इसे समझना। इस कंडक्टर से अगर मैं आगे जा रहा हूँ, सपोज करो इस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड V1 मिला, फिर इस कंडक्टर से थोड़ा सा और आगे इस पॉइंट पे हमें क्या मिल गया, मैग्नेटिक फील्ड V2 मिला। V1 तो भाई वायर के पास में है, V2 इससे क्या है, कभी इसमें पूछ लेंगे कि V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा या V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा या V1 इक्वल टू V2 होगा, तो क्या बताइएगा। अगर मैं पूछूं V1 इज ग्रेटर देन V2 होगा या V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा, या तीसरा V1 इज इक्वल टू V2 होगा, क्या सही होगा इसमें, पहला ऑप्शन सही है। क्यों सही है, क्या बताओगे, क्योंकि करंट तो सेम जा रही है ना, करंट में तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन चेंज किस में आ रहा है, डिस्टेंस में। जो B2 वाला पॉइंट है आपका, जो B2 वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो वायर से क्या है, ज़्यादा डिस्टेंस पे है, किसके कंपैरिजन में, V1 के कंपैरिजन में, इसलिए V1 का मैग्नीट्यूड B2 से क्या आएगा, ज़्यादा। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा, सही। एकदम क्लियरिटी रखना, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन आपको एग्जामिनेशन हॉल में कन्फ्यूज कर देगा, एकदम क्लियर रखो हर चीज़ को। तो डिस्टेंस और करंट से जब आप इसको समझ रहे हो तो इसके ग्राफ को समझना। यहाँ ये बता रहा है कि करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ ये बता रहा है कि जब कंडक्टर से हमारी डिस्टेंस बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। ग्राफ की अगर हम बात करें तो पहले वाला ग्राफ अगर ड्रॉ करोगे 20 प्रोपोर्शनल टू आई है, 20 प्रोपोर्शनल टू आई का ग्राफ कैसे होगा, 20 प्रोपोर्शनल टू आई का ग्राफ कैसे होगा बताओ। मैग्नेटिक फील्ड और करंट में ग्राफ ड्रॉ करना हो तो कैसा होगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है करंट, कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा ना इसमें। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो लाइन हमेशा कैसे आएगी, स्ट्रेट आएगी। मतलब जैसे जैसे करंट बढ़ते जाएंगे मैग्नीट्यूड आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का वो भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। दूसरे का बताओ, अगर इस 20 प्रोपोर्शनल टू क्या है, 20 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1/r है, तो ग्राफ कैसा होगा, इस केस में ग्राफ कैसे होगा, एक कर्व होगा, ध्यान रखना। इस केस में ग्राफ कैसा होगा, एक डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज तो होगा, लेकिन इसमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, कर्व होगा। लेकिन करंट और मैग्नेटिक फील्ड में ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ हमेशा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। जब 1/r आ जाए समझ जाना ग्राफ हमेशा क्या होगा, कर्व होगा, इस तरह का, इस पैटर्न में कुछ चलेगा। तो डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नीट्यूड क्या होगा, डिक्रीज होगा, और करंट बढ़ाने के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इंक्रीज होगा। ग्राफ का भी आइडिया रखना, क्वेश्चन किसी भी लेवल पे किसी भी डायमेंशन में आ सकता है, इसलिए जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो उसको डिटेल में जानो, तभी समझो कि ढंग से आ रहा है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगी। अब इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसके डायरेक्शन की बात होगी। कहेंगे जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहीं तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस करंट कैरिंग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, वो लाइंस का शेप कैसा होगा,
इस करंट करिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, भाई किसकी वजह से होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं उसका शेप कैसा है? वो किस शेप में है? इस साइज में है, सर्कुलर शेप में है। इसमें क्या आएंगे? सर्कुलर शेप में होंगे। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कलेक्टिवली देखेंगे तो कहेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कितने सर्कल्स बन रहे हैं? मिलियन बिलियंस में सर्कल बनेंगे। तो बोलेंगे यहां पर क्या है? जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, यहां पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। फिर इसमें बताएंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शंस हैं, कब क्लॉकवाइज होगा, कब क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपकी करंट नीचे से ऊपर जा रही है, अगर आपकी करंट नीचे से क्या है? ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर जाएगी तो यहां भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगे। बस इनके डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज होगा। कैसा होगा वो? एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या होगा? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। लेकिन अगर करंट आपकी ऊपर से नीचे आ रही तो, करंट आपकी अगर ऊपर से नीचे आ रही तो यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बेटा प्लीज, यहां भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। कैसे होंगे ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। ध्यान रखना, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। करंट अगर आपका ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्लॉकवाइज। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे होंगे वो? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ही होंगे। फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, जब वायर के पास में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगे या दूर दूर होंगे? कह रहे जैसे वायर के हम पास में, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो है, लेकिन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का पैटर्न कैसे होगा ये समझ रहा। तो बना लो तो मैं बताऊं, मना है ना इसको? पढ़े हो तुम लोग पहले? क्लियर है ना? आप लोगों ने भी लिखा होगा, पढ़ा होगा। यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बन रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक पैटर्न देता हूँ, मुझे बताओ क्या इसमें सही है। बन गया? ये सब बना लिए हो ना? जरा समझना, इसमें कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स तो बनेंगे, लेकिन दो फिगर बना रहे हैं, आप डिफ्रेंशिएट करो इसमें क्या सही है। क्वेश्चन किसी भी लेवल पे आ सकता है, जिस भी टॉपिक पढ़ो उसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। हटाओ इसे, ठीक। अब मैं इसमें बना रहा हूँ डायग्राम, बताना कौन सा सही है, बताना। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज में नहीं फंस जाना, ठीक है? रीजन के साथ आंसर देना रहेगा आपको, ठीक है? ये नहीं कि कुछ भी आंसर दे दिए बस। हमें तो यही अच्छा लगा डायग्राम, इसलिए मैंने आंसर दे दिया ना, लॉजिक के साथ। चलिए, करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, गुड। बहुत ध्यान समझना इसको, गलती हो सकती है यहाँ पर, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं, इसको अलग से बता दे रहे हैं, ध्यान से को समझ लो भैया, आप तो गलती करोगे। अरे अलग से अलग बना दिए इसे। इसमें भी बताओ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉक ही होगा। इन दोनों फिगर में कौन सा सही है? दोनों सही है या कौन सा सही है इसमें बताओ? पहला वाला सही है ना? पक्का? श्योर है आप लोग? क्यों पहला सही है बताइए जरा। हाँ, हमने कहा जब आप आंसर करेंगे तो लॉजिक और सेंस के साथ ना, आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो हर चीज का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। बोलिए। सेम सेम है, सेम करो बेटा। आप मुझे बताओ, इसलिए मैं कहा जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की हम प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हम क्या क्या चीजें बताएं आपको। वो चीजें इंपॉर्टेंट वहां बताएं क्या? जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे? बहुत पास पास होंगे। अब बेटा तुम तो आ ही गए, ऐसा क्यों? अब बताओ जरा।
मेरा यकीन करो, अगर इस तरह से आंसर एग्जाम में लिख दोगे तो कमाल हो जाएगा। अरे समझो आप, मैं जो लॉजिक बताना चाह रहा हूँ, कुछ नया नहीं बता रहे हैं, जो आपने पढ़ा है उसी को यूज करना कैसे, ये सीखना है अपने को भैया। हमने ये कहा पर जहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगे, बहुत पास पास होंगे। जहां वीक होगा वहां पर क्या होंगे। आप मुझे ये बताओ, जब आप ये कह रहे हो क्या, जब आप ये कह रहे हैं कि जो बी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मतलब वायर से जब हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड कम होने का मतलब क्या है, जब वायर से हम दूर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। पास में रहेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, बहुत पास पास होंगे, तभी तो स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा। पास में होंगे तभी तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, दूर बढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। तो वीक कब होगा, जब लाइंस के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी ना। तो यार लाइंस के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी तो भी तो मैग्नेटिक फील्ड वीक बनेगा। जब लाइन के बीच की डिस्टेंस कम होती जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ना। इस केस में तो हर जगह सेम है, यूनिफॉर्म वाली सिचुएशन बन रही है। तो वायर से हम चाहे जितना भी दूर जाए मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। आप यही पढ़ रहे हो ना, वायर से डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा हमारा, कम होगा। तो इस केस में क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सब पास पास ही है, मतलब एक दूसरे से लगभग इक्वल डिस्टेंसेस पे है कि नहीं। तो आप ये बता रहे हो उस डायग्राम से कि हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, जबकि ऐसा सही है नहीं। वायर से जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए जैसे जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मतलब अगर अगला लाइन ड्रॉ करते इसमें तो कैसा होता, नेक्स्ट वाली लाइन ड्रॉ करते तो इसकी बीच की डिस्टेंस और भी ज्यादा होती, कुछ ऐसे होती। वायर से डिस्टेंस बढ़ने के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सब पॉइंट नोट करो और जो चीजें पढ़े उसको यूज करना सीखिए, तब जाकर क्वेश्चन सब बनेंगे, नहीं तो फिर बनेंगे नहीं ढंग से। समझ गए, इसको लिख लो, रिमार्केबल पॉइंट लिख लो। देखो, इन करंट कैरिंग कंडक्टर, in current carrying conductor, in current carrying conductor, in current carrying conductor, distance between magnetic field lines, distance between magnetic field lines, distance between magnetic field lines near to the conductor, near to the conductor will be less, will be what, less, whereas magnetic field weak, magnetic field what, weak, away from the conductor, there will be larger distance between, there will be larger distance between magnetic field lines, magnetic field lines, मतलब कंडक्टर से जब डिस्टेंस हमारी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। पास आएंगे तो क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो सेकेंड वाला फिगर आपका क्या होगा, सही होगा। फर्स्ट वाला सही नहीं है। ये किसको बता रहा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। ये क्या बता रहे हैं, डिस्टेंस बढ़ने के साथ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर रखना है इसको, हवा में बात करने से बात नहीं बनेगी। ठीक है डन। फिर इसके डायरेक्शन की बात करेंगे। ये हो गया, करंट अगर नीचे से ऊपर जा रही तो भैया कैसा होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन, और यहाँ पर कैसा होगा, ऊपर से नीचे आ रहा तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो ध्यान रखिएगा। फिर इसके हम डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल साहब का राइट हैंड थंब रूल है ना, क्या बताते हैं इसमें ये, अगर मुझे बताना होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन तो क्या करेंगे, फील्ड का डायरेक्शन बताना होगा। कैसे बताते हैं इसमें, अगर हमारा क्या कर रहा है, हाँ राइट हैंड थंब रूल में हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को क्या करते हैं, अपने राइट हैंड से पकड़ते हैं, थंब को कौन से डायरेक्शन रखते हैं हम, जिस डायरेक्शन में हमारा करंट जा रहा है। फिर जो हमारा रेस्ट रिमेनिंग 4 फिंगर्स हैं, जिसको हमने क्या किया है, जिससे हमने क्या किया है, इस कंडक्टर को होल्ड किया है। फिंगर का जो क्या है मूवमेंट है, फिंगर्स की जो क्या है फोल्डिंग है, फिंगर्स की जो क्या है फोल्डिंग है,
इस फोल्डिंग का डायरेक्शन किसके डायरेक्शन को बताएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को बताएगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इससे डायरेक्शन पता चलेगा लाइन का, और लाइन से ही हमें क्या मिलता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको समझना कैसे क्या है। अब जब करंट इसमें क्या होगी, नीचे से ऊपर जाएगी, तो आप कंडक्टर को इस तरह से पकड़ेंगे जैसे इन्होंने पकड़ रखा है, तो फिंगर्स आपकी इस तरह से आएंगी। फिंगर्स क्या है आपके, देखो क्लॉकवाइज आ रहे हैं कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहे हैं ना, अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होंगी हमारी, कैसे होंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। लेकिन होंगी क्या? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। लेकिन कौन से डायरेक्शन में होंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगी। लेकिन जब करंट नीचे जा रही होगी तो हम इस तरह से करके पढ़ेंगे। अब क्या होंगी? फिंगर्स हमारी नीचे से क्या होंगी? ऊपर आ रही होंगी। क्या होगा यहाँ पर? क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। अब ये होता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे बताओगे? ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का हो गया ना, ये क्लॉकवाइज और क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। जैसे इसमें मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, तो लाइंस क्या है? अंदर से बाहर आ रही है, अंदर से बाहर आ रही है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट ऐसे आएगा कि नहीं? अंदर से क्या आएगा? बाहर। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपवर्ड होगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। टेंजेंट का मतलब क्या होता है? टेंजेंट का मतलब क्या होता है? एक सिंपल स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी कर्व को टच करके जाती है। तो ये लाइन सर्कल आ रही है, सर्कल पे टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो यही स्ट्रेट लाइन आएगी ना बाहर की तरफ, क्योंकि लाइन अंदर से बाहर आ रही है। टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वो क्या होगा? वो क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका जो डायरेक्शन है वो कैसा होगा? क्लॉकवाइज होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा क्या? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। दो अलग चीजें हैं। जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हुए किसके डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की है। और ये जो टेंजेंट ड्रॉ करूंगा जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ आ रहा है, ये किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। ये प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने पढ़ा है, तो अप्लाई करना सीखिएगा। यहां पर क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या जा रही है? अंदर जा रही है। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो किधर जाएगा? ये अंदर की तरफ। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कैसा है यहां पर? क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? परपेंडिकुलर इनवर्ट है, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ है। क्लियर है? इसमें क्या है? प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। ये सब ध्यान रखना, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत होते हैं। जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज पढ़ रहे हैं वो किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फिर कॉइल की वजह से हमें निकालना है क्या? मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे। कॉइल की वजह से अगर निकालना होगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो यहाँ पर देखो करंट यहाँ सेंटर कर रही है, फिर ऐसे होते हुए यहाँ से बाहर निकलेगी। कॉइल का मतलब क्या है? क्लोज्ड लूप होता है। क्लोज सर्किट का मतलब ये क्या है? हमारा कॉइल है। करंट यहाँ से एंटर कर रही है, यहाँ से होते हुए यहाँ से क्या होगी? बाहर निकलेगी। अब बताओ जरा, जहां पर इस एंड पे अगर हम कहें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होगा? भाई कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होगा। कैसे होगा ये? क्योंकि करंट यहाँ से क्या है? ऊपर जा रही है ना। जब थंब को हम इस तरह से रखेंगे तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी। कैसे होगा ये? एंटी क्लॉकवाइज। इधर से करंट तो नीचे आ रही ना, यहाँ तो आप ऐसे पकड़ोगे इसको, तो क्या होगा? क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर कहाँ है? यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर। अगर इसकी वजह से जो कॉइल का ये वाला साइड है, इसकी वजह से मुझे निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस सेंटर पे अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा? इनवर्ट होगा। इसकी वजह से किधर होगा? आउटवर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या है भैया? इसमें क्या है ना? मिल रहा है ना इस तरह से, ध्यान रखना। अब जरा समझना, अगर इसके सेंटर पे निकालना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन या मैग्नेटिक फील्ड जो बी यहाँ प्रोड्यूस होगा इसके सेंटर पे, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अगर ये सर्कुलर शेप में है हमारा कॉइल, कॉइल तो किसी भी शेप में हो सकता है ना, क्लोज लूप तो किसी भी शेप में हो सकता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो क्या है? सर्कुलर है। सर्कुलर है तो भाई सर्कल का कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा। मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक किसकी रेडियस क्या है? आर है। यहाँ से यहाँ तक किसकी रेडियस क्या है? आर है। तो कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे प्रोड्यूस हो रहा है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, ये समझना। पहला फैक्टर क्या है? फर्स्ट, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये भी तो करंट पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पे। दूसरा, और किस पे डिपेंड करेगा? ये इसके रेडियस के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जितना बड़ा कॉइल लेंगे सेंटर पे उतना ही वीक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तीसरा फैक्टर कौन सा है? अरे नंबर ऑफ टर्न में केवी क्या होगा? ये नहीं पढ़े क्या? वेबर टर्न वगैरह पढ़े होगे ना? नाम ही नहीं सुने, चलिए कोई बात नहीं।
नंबर ऑफ टर्न के भी क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। करंट के भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। रेडियस के क्या होगा, ये इनवर्सली। करंट के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और नंबर ऑफ टर्न के क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। क्या क्या फैक्टर है, करंट है, रेडियस है, और क्या है, नंबर ऑफ टर्न है। इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन इसको इंटरप्रिटेट करने का आएगा। इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं लेकिन लॉजिकल आएंगे। सोचना आना चाहिए किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, कैसे क्या है। यहाँ पर भी देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं दोनों एंड पे। इसकी वजह से, इस एंड की वजह से कैसा है, जैसे पूछेंगे राइट साइड वाले आपका जो टर्न है, इसका जो पार्ट है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा होगा। यहाँ देंगे ए, यहाँ दे देंगे बी। जैसे क्वेश्चन आते हैं ऐसे ग्राफ वाले, यहाँ लिख देंगे ए, यहाँ लिख देंगे बी। बोलेंगे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे, एंटी क्लॉकवाइज होंगे, क्लॉकवाइज होंगे। बी पे पूछेंगे बताओ क्लॉकवाइज होंगे एंटी क्लॉकवाइज होंगे। जब आपको क्लियर पिक्चर पता होगा तभी तो बता पाओगे। यहाँ पर कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर कैसा होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे और क्या होंगे, क्लॉकवाइज। दोनों केसेस में लाइंस क्या जा रही है हमारी, अंदर जा रही। अगर इस पॉइंट ए पे मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा, ध्यान समझना, इस पॉइंट एम को, जैसे यहाँ पर पॉइंट अगर एम मान रहे हैं, ये पॉइंट एम पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो इसकी वजह से भी अंदर की तरफ जाएगा और इसकी वजह से भी किधर जा रहा है। बहुत ध्यान समझना इस चीज को जो मैं बता रहा हूँ। जब करंट इस वाले टर्मिनल से एंटर कर रहा है और यहाँ से होते हुए यहाँ से बाहर निकल रहा है, तो इसकी वजह से भी जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे अंदर की तरफ, इस पॉइंट पे भी जब इसकी वजह से ड्रॉ करेंगे तो इसका भी क्या होगा, अंदर की तरफ। तो जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा, परपेंडिकुलर इनवर्ट होगा या आउटवर्ट होगा। परपेंडिकुलर क्या है, इनवर्ट है। लेकिन अगर यही टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर दें तो, पर करंट यहां से एंटर कर रहा है यहां से निकलता, तो अभी ऐसे ही माइन्यूट चेंजेस करेंगे वो। मेरी बात समझ रहे हो, जब करंट इस टर्मिनल से एंटर करेगा और यहां से निकलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेंटर पे कैसा है, परपेंडिकुलर इनवर्ट है। लेकिन करंट अगर यहां से एंटर करेगा ऐसे होते हुए यहां से बाहर निकलेगा तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। क्लियर हो रही है। और ये बी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ करंट, रेडियस ऑफ द कॉइल और नंबर ऑफ टर्न। इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। ये सबसे लिखा है ना, नोट्स में बना है सब, ध्यान रखिएगा इसको, इसकी जरूरत पड़ेगी आगे हमें, ठीक है। करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या होता है बताओ, व्हाट इज करंट कैरिंग सोलेनोइड। पिक्चर दिख रहा है, बताओ क्या है करंट कैरिंग सोलेनोइड। करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या होता है भाई, करंट कैरिंग सोलेनोइड क्या होता है। कोई इंसुलेटर है आपका या कोई कार्डबोर्ड होगा, उसके ऊपर क्या करेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेट और करंट कैरिंग सोलेनोइड में कोई डिफरेंस है या दोनों एक ही है। करंट कैरिंग सोलेनोइड या इलेक्ट्रोमैग्नेट जो आप कह रहे हो, दोनों में डिफरेंस है या दोनों एक ही है, एक ही है। बताओ क्या है, दोनों डिफरेंट है। बहुत कम डायमेंशन में सोच रहे हैं, ये ठीक नहीं है। क्वेश्चन आएंगे तो फंस जाओगे। क्या होता है करंट कैरिंग सोलेनोइड, कोई इंसुलेटर होगा या कार्डबोर्ड होगा, उसके ऊपर वायर को क्या करेंगे हम, रैप करेंगे। उसको रैप करने के बाद किसी बैटरी या क्या करेंगे, सेल से उसको कनेक्ट कर देंगे। यही जो हमारा अरेंजमेंट है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कैरिंग सोलेनोइड। तो करंट कैरिंग सोलेनोइड का मतलब क्या है, द अरेंजमेंट इन विच ए कंडक्टिंग वायर इज रैप्ड ओवर ए व्हाट, कार्डबोर्ड और एन इंसुलेटर एंड द टर्मिनल्स ऑफ द वायर आर कनेक्टेड विद व्हाट, बैटरी और सेल। अब इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कैरिंग सोलेनोइड। इसमें क्या करते हैं, किसी इंसुलेटर, कोई प्लास्टिक है, कोई कार्डबोर्ड है, कोई लकड़ी है, उसके ऊपर हमने क्या किया, वायर को रैप किया। वायर को रैप करने के बाद वायर के जो दो टर्मिनल होंगे उसको सेल या बैटरी से क्या कर दिए, जोड़ दिए। उससे जो अरेंजमेंट निकल के बाहर आ रहा है उसी को हम लोग क्या करेंगे, करंट कैरिंग सोलेनोइड। ये भी किसकी तरह बिहेव करता है, मैग्नेट की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, अब इसको हम जो शेप चाहें वो दे सकते हैं। अगर मान लीजिए कार्डबोर्ड है, जैसे प्लास्टिक के ऊपर इसको आप लपेट रहे हो, प्लास्टिक का शेप यू शेप है, तो उसको उसमें लपेट देंगे तो क्या होगा, यू शेप बन जाएगा। रेक्टेंगुलर है तो रेक्टेंगुलर बन जाएगा, बार मैग्नेट बन जाएगा आपका। कुछ भी होगा, जो भी शेप देंगे वही बन जाएगा कि नहीं। नीडल के फॉर्म में होगा तो नीडल बन जाएगा, जो भी शेप दे देंगे वही बन जाएगा ना। ये तो शेप के ऊपर आपको इसको रैप कर रहे हैं, बन जाना है।
अब इसमें पूछे इसमें नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा, ये कैसे जानोगे भाई? मैग्नेट में तो समझ में आ जाता है। करंट कैरिंग सोलेनोइड में कैसे जानोगे कि ये क्या है आपका, इधर इसमें किसमें नॉर्थ पोल होगा, किसमें इधर क्या होगा, साउथ पोल होगा। ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा, जो करंट कैरिंग सोलेनोइड है ये भी किसकी तरफ बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरफ बिहेव करेगा। अब पूछेंगे किस किस टाइप का मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, हार्शू मैग्नेट है, तो हमने कहा जिस शेप के इंसुलेटर के ऊपर इसको हम रैप करेंगे वही बन जाएगा ये, ठीक है। इन जनरल ये सिलेंड्रिकल होगा या क्या होगा, बार मैग्नेट होगा। बाकी कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं क्लियर कर दूं आपको। आप मुझे बताओ इसमें अगर आपको जानना होगा कौन सा नॉर्थ पोल होगा कौन सा साउथ पोल होगा तो कैसे जानिएगा? हाँ, आप बताइए। कौन सा साउथ कौन सा नॉर्थ, ये कौन सा होगा? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज इधर से देखने पे करंट का डायरेक्शन होगा, वहां क्या होगा, जहां पर जब हम कंडक्टर को सामने से देखेंगे हम देखेंगे करंट इसमें क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है वहां कैसा पोल होगा, नॉर्थ होगा। जिस साइड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज दिखेगा, वो क्या होगा, साउथ होगा। जब करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज तो वहां कैसा पोल होगा, नॉर्थ पोल। जब करंट का डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, तो वहां क्या होगा, साउथ पोल। तो अब यहां करंट देखो यहां से एंटर कर रही है, करंट यहां से एंटर कर रही है, मैं इसको जब सामने से देखूंगा तो देखो करंट ऐसे दिख रही कि नहीं, ये आपका कौन सा पोल बनेगा इधर, ये एंटी क्लॉकवाइज है कि क्लॉकवाइज, ऐसे देखो बन रहा है, ऐसे एंटी बन रहा है ना, एंटी बन रहा है तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, नॉर्थ। इधर क्या हो जाएगा आपका, साउथ हो जाएगा। बहुत क्लियर है, जैसे जो चीज मेरे साइड से नॉर्थ दिखेगा आपके साइड से क्या दिखेगा, साउथ। जैसे मैं अपने अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, मैं अभी देखो इसका रोटेशन जो कर रहा हूं वो एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन आपके साइड से ये क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, दिखेगा ना क्लॉकवाइज। तो एक टर्मिनल का जान लेंगे, दूसरे का ऑब्वियस सी बात है हमेशा क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। अगर सामने से देखने पे ये क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है करंट का, तो क्या हो जाएगा, साउथ। ऑब्वियस सी बात है अपोजिट वाला क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्थ हो जाएगा, वहां एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा होगा, ठीक है। तो साइन इसके पोलरिटी का ध्यान रखना, पोलरिटी का। अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वहां क्या होगा, नॉर्थ पोल, क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, साउथ पोल। और करंट कैरिंग सोलेनोइड का मतलब समझ आ गया। इंसुलेटर या कार्डबोर्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, वायर को रैप करेंगे और उस वायर को क्या करेंगे, किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट कैरिंग सोलेनोइड। अब आएगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसी वायर को हम क्या करेंगे, किसी मैग्नेट या आयरन के ऊपर रैप कर रहे हैं, मैग्नेट या फिर आयरन के ऊपर रैप करें, फिर क्या करें उसको किसी सेल या बैटरी से करंट कर दें, करंट की सप्लाई कर दें, तो उससे जो अरेंजमेंट हमें मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसका बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होगा ऐसा जो सोलेनोइड में नहीं था, ऐसा क्यों किया गया? अगर हाँ भाई आपने यहाँ पर कोई आयरन ले लिया, मैग्नेट ले लिया, दोनों में क्या डिफरेंस है? हम प्लास्टिक के ऊपर रैप करते थे या कार्डबोर्ड या इंसुलेटर के ऊपर, यहाँ क्या कर रहे हैं, किसी मैग्नेट या क्या है आयरन के ऊपर वायर को रैप कर रहे हैं। आप मुझे बताओ दोनों में क्या डिफरेंस है, इसका पर्पस क्या है? इससे जो मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में जो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा करंट कैरिंग सोलेनोइड से लगभग 100 टाइम्स क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, लगभग 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ टर्म आप इसमें लपेट किए हो। देखिए अप्रॉक्सीमेशन में जो वैल्यू बता रहे हैं, अगर सेम नंबर ऑफ टर्म रखें, सपोज करो जैसे करंट कैरिंग सोलेनोइड में आपने 50 टर्न्स लिए थे और वही 50 टर्न्स यहाँ भी लिए हैं, तो इसमें उसके कंपेरिजन में लगभग 100 टाइम्स ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको ऐसा किया गया। इसमें क्या यूज करते हैं, या तो आयरन लेंगे या क्या लेंगे, मैग्नेट, या तो आयरन के ऊपर या मैग्नेट के ऊपर वायर को रैप करते हैं। करंट कैरिंग सोलेनोइड में क्या करते हैं, किसी इंसुलेटर प्लास्टिक या कार्डबोर्ड के ऊपर वायर को रैप करते हैं। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है, ठीक है। बहुत जगहों पे यूज करेंगे, जैसे आपका
जहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत नहीं है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल हो गया आपका, इलेक्ट्रिक बिल हो गए और जो चीज़ें हैं जहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत है, जैसे आपका फैन का कॉइल हो गया, बहुत सारी कॉइल में आप लोग यूज़ करते हो ना, आयरन के ऊपर इसको रैप करके लगाते हैं कॉइल वगैरह। जहाँ पर स्ट्रॉन्ग की ज़रूरत है वहाँ करेंगे, जहाँ वीक चाहिए लेकिन चाहिए हाँ यूज सॉलिनॉइड हुई। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मिक्स नहीं करना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या है चीज़ें समझने भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या क्या चीज़ें हैं समझ लेना। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टाइप ऑफ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। मेटल कोर सिलेंडर इज इंसर्टेड इन सोलिनॉइड, या सोलिनॉइड इज कॉइल ऑफ द वायर, लाइव वायर जो भी होता है सब जानते हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं। फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द क्या है एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, किसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट होगा, ये समझना पड़ेगा आपको। पहला क्या है, कोर मटेरियल। कोर मटेरियल का मतलब क्या है, जो आपने आयरन यूज किया है, मैग्नेट यूज किया है, किस टाइप की मटेरियल है, क्या उसकी प्रॉपर्टी है, गुड अच्छी कंडक्टिविटी वाला आपने रखा है या बैड कंडक्टिविटी वाला रखा है, उस पर भी डिपेंड करेगा, कोर मटेरियल पे डिपेंड करेगा। और क्या है, करंट इंटेंसिटी। करंट इंटेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा करंट आपने क्या किया है उसमें किया है। नंबर ऑफ लूप्स, वही नंबर ऑफ टर्न, कितने ज्यादा टर्न आपने क्या किए हैं उसमें रैप किए हैं, लपेटे हैं। ये तीन फैक्टर है मेजरली जिन पे डिपेंड करेगा। पहला क्या है तो कोर मटेरियल, दूसरा क्या है द करंट इंटेंसिटी, एंड द थर्ड वन इज व्हाट नंबर ऑफ लूप्स। अब इसको एक एक करके डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि ये फैक्टर्स किस तरह से अफेक्ट करेंगे। अब ये समझ लीजिए कि कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करेंगे, फिर इन फैक्टर्स में देखेंगे किस तरह से उसकी डिपेंडेंसी है उसको समझते हैं। ठीक है, तो पहले को बात करते हैं कोर मटेरियल। नंबर ऑफ कोर मटेरियल समझ रहे हो ना, सॉफ्ट आयरन यूज करेंगे और मैग्नेट यूज करेंगे। अच्छा हमने कहा आयरन भी यूज कर सकते हैं मैग्नेट भी, दोनों में कौन अच्छा होगा, मैग्नेट। मैग्नेट से कैसे बढ़ जाता है, अच्छा उसकी अगर मैं पूछूं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे इनहेंस हो जाती है तो कैसे बताओगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैंने कहा उसका लगभग 100 गुना बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाता है, ये कैसे करता होगा, कैसे बढ़ा देता है। तो जो लाइन बहुत दूर दूर पहले से जा रहे हैं उसको ये क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेते हैं, इसलिए कॉन्सेंट्रेशन लाइन का क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उससे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैसे इंक्रीज करेगा समझ में आया, जब सेंटर में इसको डाल देंगे तो जो लाइन बहुत दूर दूर जा रही थी साइड में उनको क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, उसके अट्रैक्शन से लाइंस क्या होंगी बहुत पास आ जाएंगे, वहां पर क्या होगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इस तरह से इनहेंस करता है मटेरियल का। ठीक, दूसरा क्या है करंट इंटेंसिटी और नंबर ऑफ लूप्स की हम बात करते हैं। नंबर ऑफ लूप्स में जरा समझ लेना, जैसे मान लीजिए इसमें क्या है, कितने टर्न है आपके 3, इसमें कितने दिख रहे हैं आपके, अगर दोनों में सेम करंट जा रही है इसमें मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगा, 5 वाले में होगा। क्लियर है ना, ये थोड़ा सा क्या होगा कंपेरिजन में बेटर होगा। एज द नंबर ऑफ लूप्स इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, जैसे जैसे नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसमें क्या होगा ज्यादा होगा उसके कंपैरिजन में, क्योंकि नंबर ऑफ लूप्स में क्या है ज्यादा है। बस वही समझाया गया है इसमें, ए और बी में फिर यहाँ 3 है 5 है, कंपेयर करके ये बताया गया था। करंट इंटेंसिटी की बात करेंगे, करंट इंटेंसिटी का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ करंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। यहाँ जो करंट है कितने एम्पियर की जा रही है 5, यहाँ जो करंट है कितने एम्पियर की जा रही है, लेकिन यहाँ नंबर ऑफ लूप सेम है, यहाँ 3 है यहाँ कितने हैं 3 है। नंबर ऑफ लूप है तो हमने देखा इसमें 5 एम्पियर की जा रही है, इसमें 10 एम्पियर की, तो कौन अच्छा होगा भैया आपका, एज द करंट इंटेंसिटी इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ इज व्हाट इंक्रीजेस। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ध्यान में रखना इसको। फिर यही समझाया गया यहाँ पर। अब समझना अगर नंबर ऑफ टर्म्स भी डिफरेंट हो और करंट भी डिफरेंट हो तो कैसे जानोगे, फिर दोनों के प्रोडक्ट से जानेंगे। करंट भी डिफरेंट हो, नंबर ऑफ लूप्स भी डिफरेंट हो, तो दोनों के प्रोडक्ट से जानेंगे। जैसे इसमें कितने लूप है भैया 3, इसमें करंट कितने हैं 5, इसमें कितने लूप है 5, इसमें करंट कितनी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, कौन ज्यादा आपका अच्छा कंडक्टिंग होगा कौन। क्लियर है ना, अगर सेम सेम है तो किसमें ज्यादा है किसमें कम समझ जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों के प्रोडक्ट से जानेंगे। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा वो क्या होगा स्ट्रांग होगा। क्लियर है ना, बड़ा होगा, ध्यान रखना। विच हैज स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, ये सब समझ जाएंगे। क्लियरिटी के लिए से समझना, इसलिए एक एक पॉइंट डिटेल में इसमें बता रहे हैं, अच्छे समझ लेना कौन सी चीजें हैं कैसे हैं। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें क्या है, विच इलेक्ट्रोमैग्नेट हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड, किसका स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें करंट 10 एम्पियर की जा रही है, नंबर ऑफ टर्न कितने हैं 6 हैं, इसमें कितने जा रहे हैं भैया 7 और कितने हैं 10, किसमें ज्यादा होगा सेकेंड वाले में हो जाएगी। एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग बना के रखो। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर द वाइडली यूज्ड, कहाँ कहाँ यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट,
Electromagnets are widely used as the component of the other electrical devices such as motors, generators, relays, loudspeakers, hard disk, MRI machines हैं आपके, और scientific instruments and what? Magnetic separation of equipments में से कुछ यूजेस हैं, दो चार आप ध्यान में रखना, जैसे कौन कौन से मोटर्स हैं, जनरेटर्स हैं, लाउड स्पीकर है आपका, MRI मशीन, कौन कौन से ध्यान रखो मेजरली, बाकी है तो बहुत, मोटर्स का, जनरेटर्स, लाउड स्पीकर, MRI, इन सब में जनरली क्या यूज करते हैं हम लोग? इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, जहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की हमें जरूरत होगी वहां पर हम इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। क्लियर है ये बात? मूव करें, बस ब्रीफ दे रहे हैं, बाकी चीजें तो आप लोगों ने पहले पढ़ा है। डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड परमानेंट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है बताओ? इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या डिफरेंस है? हाँ, गुड। परमानेंट मैग्नेट परमानेंट होता है और टेम्परेरी वाला टेम्परेरी। गुड आंसर, गुड। और हाँ, घटा बढ़ा सकते हैं। और परमानेंट मैग्नेट में हम नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक्सचेंज मतलब इंटरचेंज कर सकते हैं क्या? लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट की डायरेक्शन को बदल के पोल्स की डायरेक्शन को हम क्या कर सकते हैं? लेकिन परमानेंट में ऐसा, जो परमानेंट वाला है उसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है टाइम के साथ धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज होगी। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट का कांस्टेंट रहेगा, और जब चाहेंगे बढ़ा देंगे, जब चाहेंगे क्या करेंगे? अपनी नीड के अकॉर्डिंग। वही सब यहाँ पॉइंट्स लिखे गए हैं। पार मैग्नेट या परमानेंट मैग्नेट में क्या क्या होगा? दे आर परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड। परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड का मतलब उनके नॉर्थ पोल साउथ पोल हमेशा क्या रहेंगे? फिक्स रहेंगे। दे आर यूजुअली मेड ऑफ व्हाट? हार्ड मटेरियल्स। The strength of the magnetic field lines are what? Constant, that is cannot be varied. The poles of the permanent magnet cannot be changed. Example of permanent magnet is bar magnet. Electromagnet में क्या है? They are what? Temporarily magnetized. They are usually made of what? Soft materials. The strength of magnetic field lines can be varied according to our what? Need. The poles of electromagnet can be altered. The example of temporary magnet is solenoid bounded across what? Nail and what? Connected to a battery. चलिए बैटरी से, सेल और बैटरी क्या है? सेल क्या होता है? सेल होता क्या है? सेल एक ऐसी डिवाइस है जो क्या करती है? केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करती है? इलेक्ट्रॉन। और इसका उल्टा भी तो होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करेगी? केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है? केमिकल्स को किसमें कन्वर्ट करेगा? इलेक्ट्रोलिटिक में क्या होगा? केमिकल। ठीक है, सेल हमने जो पढ़े वो दो टाइप के पढ़ेंगे आपने। एक प्राइमरी सेल पढ़ा होगा, क्या होगा? सेकेंडरी। प्राइमरी सेल में क्या होता है? एंड थ्रो, तो आपने ड्राई सेल्स वगैरह यूज करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? सेकेंडरी सेल में क्या होता है? रिचार्ज सेल। जैसे मोबाइल की बैटरी है, इन्वर्टर है, ये सब बैटरी वगैरह होती है, सब आपके क्या है? सेकेंडरी सेल। तो आइडिया रखो बेसिक। फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे मैग्नेटिक फील्ड वर्ड आ गया, मैंने उस समय क्या बताया था? जब मैग्नेटिक फील्ड आएगा आगे तो इसका मतलब कौन से मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। अब यहाँ बार बार बोला नहीं जाएगा, ये अंडरस्टूड है। अब जहां भी मैग्नेटिक फील्ड लिख कर आएगा समझ जाना वहां पर हमेशा क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसलिए यहाँ पर लाइंस को भी कैसे दिखाया गया है? देखो, पैरेलल हैं और एक दूसरे से क्या है? इक्वल डिस्टेंस पे हैं। तो क्या है ये? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें कोई कंडक्टर रखा है जिसमें करंट जा रहा है, तो ये कंडक्टर क्या होगा? एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है बताओ? अगर बी मैग्नेटिक फील्ड में हमने किसी कंडक्टर को रखा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, जो कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है? इसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कंडक्टर, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या है? फोर्स एफ इक्वल टू क्या पढ़ा है? बोलिए, एफ इक्वल टू क्या है? आई बी एल। आई क्या है? करंट का अमाउंट है जो इसमें फ्लो हो रहा है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है जिसमें हमने इसको रखा है। एल क्या है? इस कंडक्टर की लेंथ है जिसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। तो इसको जब आपको समझाना होगा तो आप बताएंगे जो फोर्स है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। फिर तो इस कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? 3 फैक्टर्स पे। किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला, करंट पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा क्या होगा? सेकेंड, मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा है। एंड द थर्ड वन इज व्हाट? लेंथ के क्या होगा? ये डायरेक्ट मोशन होगा।
जितना ज़्यादा कंडक्टर का लेंथ होगा उतना स्ट्रांग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जितनी ज़्यादा करंट की सप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा, स्ट्रांग फोर्स होगा, जितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड होगा उतना ही स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, वो एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स 3 फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फिर इसके डायरेक्शन की भी बात हुई थी, इसमें फोर्स के डायरेक्शन की भी बात हुई थी ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, FBI या फादर मदर चाइल्ड ऐसे कुछ पढ़ा होगा आपने, है ना, फादर मदर चाइल्ड या फिर क्या होगा FBI। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमने कंडक्टर को रखा हुआ है जिसमें करंट की सप्लाई हो रही है, उसमें एक फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन किससे बताते हैं, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से बताएंगे। लेफ्ट हैंड रूल में क्या देखो, जो थंब होता है किसके डायरेक्शन को बताएगा, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर, जो 4 फिंगर है आपका बताएगा मैग्नेटिक फील्ड, जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन को, और जो मिडिल फिंगर होगा वो करंट की डायरेक्शन को। ये फोर्स के डायरेक्शन को बता रहे हैं, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान रखना, ठीक है, पढ़े हो ना, जानकारी रखना इसे। AC और DC क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट क्या है बताओ, क्या होता है डायरेक्ट करंट, क्या होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। हाँ, तो डायरेक्ट करंट का मतलब एक ऐसी करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे। एक ऐसा इलेक्ट्रिक करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या रहे, कांस्टेंट रहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। AC में क्या होगा फिर, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो डायरेक्ट करंट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, सेम रहेंगे। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या होंगे, चेंज होंगे। ऐसे करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। जिसमें कांस्टेंट रहेगा उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट करंट। अब आपको सेल या बैटरी से जो करंट मिलती है वो डायरेक्ट होती है कि ऑल्टरनेटिंग, फिर ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सी है, इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं वो हमेशा DC पे ही वर्क करते हैं, इसलिए आप लोग रेक्टिफायर यूज करते हो। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो किसको क्या करती है, AC को DC में कन्वर्ट करती है। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो क्या करती है, AC को DC में कन्वर्ट करती है, ध्यान रखना उसको। फिर कहते हैं रेक्टिफायर का जो इसेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है, डायोड है। डायोड यूज करेंगे, उसमें ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे, जो करंट की डायरेक्शन को क्या करेगी, डायरेक्ट करेगी। ये समझने की बात। तो डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, एक ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा, जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ क्या रहेंगे, बदलते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। फिर मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC, ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, अपने इंडिया में इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है भैया, 50 हर्ट्ज। अगर USA की बात करें तो कितना है वहां पर, इसीलिए आईफोन वगैरह की एसेसरीज क्या होती हैं, एकदम अलग आती हैं। आप यहाँ की डिवाइसेस से उसको ध्यान रखना है इसको। तो ठीक है, तो जो AC है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज। ये 50 हर्ट्ज क्या बताता है अपने आप में, हाँ, कि कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं पर सेकेंड में, 50 ऑसिलेशन हो रहे हैं। और इससे क्या पता चला कि विद इन 1 सेकेंड, विद इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर करंट की वैल्यू कितनी बार जीरो हो रही है, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स करंट क्या होगी हमारी, जीरो होगी। कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा, अरे एक बार यहां से चेंज हुआ और एक बार, एक ऑसिलेशन में कितनी बार चेंज हो रहा है, 2 बार। तो एक मतलब फ्रीक्वेंसी ये कितनी बार चेंज होगा फिर, 100 टाइम्स। अरे 50 है ना इसका हर्ट्ज, कितनी टाइम्स, 100 टाइम्स। तो फ्रीक्वेंसी की 50 हर्ट्ज होने के क्या क्या मायने हैं ये समझना। पहले क्या, इसका 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशन होगा, 50। फिर
विद इन 1 सेकेंड कितनी बार करंट जीरो होगी? 100 टाइम्स। और क्या? डायरेक्शन कितनी बार चेंज होगा? 100 टाइम्स। हर चीज़ का एकदम क्लियर डेटा रखो। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी लेवल पे आ सकता है। हर चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बना के रखोगे तभी आंसर कर पाओगे, अदरवाइज ऑल ऑफ सडन अचानक से चीज़ें दिमाग में नहीं। ठीक है भाई, चलिए मूव करें। एडवांटेजेस ऑफ एसी और डीसी। एसी के क्या बेनिफिट है भैया? डीसी के कंपैरिजन में एसी क्यों बेनिफिशियल है? क्या लॉजिक है, क्या सेंस है, ये बताएं। हाँ, एसी में आप वोल्टेज और करंट को घटा बढ़ा नहीं सकते। बेटा वो एसी का होता है, हम डीसी की स्टेबलाइजर आप यूज करते हो ना एसी में। AC voltage supplied to our house can be increased or decreased according to by using transformer, but DC cannot be changed as transformer does not work with। AC सर्किट में हम क्या कर सकते हैं भैया? ट्रांसफार्मर यूज कर सकते हैं, जबकि DC में ट्रांसफार्मर का क्या वर्क होता है? ट्रांसफार्मर का क्या वर्क होता है? ट्रांसफार्मर क्या होता है? लो वोल्टेज के हाई मैक्सिमम करंट को क्या करता है? हाई वोल्टेज के मिनिमम करंट में कन्वर्ट करेगा, या फिर क्या होगा? हाई वोल्टेज मिनिमम करंट को लो वोल्टेज मैक्सिमम करंट में क्या होगा? कन्वर्ट करेगा। ट्रांसफार्मर वो डिवाइस है आपकी जो सिर्फ और सिर्फ किस में वर्क करता है? एसी में। डीसी में वर्क, तो हम ट्रांसफार्मर को यूज करके एसी के वोल्टेज को घटा बढ़ा सकते हैं, जबकि डीसी में ट्रांसफार्मर वर्क। दूसरा क्या कह रहे हैं? एसी कैन बी स्टेप्ड अप फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज एंड लो करंट, एंड द लाइन लॉस ऑफ द हीट इज मिनिमाइज, while DC cannot be changed by transformer and the heat loss is more due to high current and low voltage। AC को हम इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक क्या कर सकते हैं? हाई टेंशन वायर से ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन DC को क्यों? क्योंकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा, एनर्जी का लॉस बहुत क्या होगा? ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसफार्मर वर्क नहीं करेगा, वोल्टेज को घटा बढ़ा। इसलिए लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए हमेशा क्या करते हैं? हम AC करंट ही यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर यूज़ करके इस तरह से करते हैं। तभी आप कहते हैं ना कि 11,000 की करंट आ रही है पोल्स में, लेकिन घर में जो आता है वो वोल्टेज कितना होता है? 220। आप कहते हैं ना 220 वोल्ट आ रहा है, तो ऐसे कैसे घट गया ये? तो आपके मोहल्ले में लगा होता है ट्रांसफार्मर, वो कौन सा होता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, जो वोल्टेज को क्या कर देता है? 11,000 से लाकर किस पे कर देता है? 200। फिर उसके बाद भी घर में आप स्टेबलाइजर यूज़ करते हैं जो ऑटोमेटिक होता है। जब वोल्टेज घटाना होता है तो आप स्टेप डाउन वाला यूज़ करेंगे, बढ़ाना होगा तो क्या होगा? स्टेप अप वाला यूज़ करेंगे। दोनों कॉन्सेप्ट उसमें होता है, कहते हैं ना ऑटोमेटेड आता है उसमें, या एक स्विच लगी रहेगी, कब ऑन करना है, कब मतलब कब हाई करना है, कब लो करना है, उसके अकॉर्डिंग आप करते हैं। ठीक है, ये सब है इसी। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, जो आपके घरों की वायरिंग होती है कौन से कॉम्बिनेशन में होती है? सीरीज में होती है कि पैरेलल में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में होती है। जो स्विच जो फ्यूज होता है हमेशा कौन से वायर में लगा होता है? लाइव वायर में लगा होता है। फ्यूज का कॉम्बिनेशन हमने बताया था ना, कॉम्पोजिशन। फ्यूज वायर किसका बना होता है? फ्यूज वायर किसका बना होता है? फ्यूज वायर किसका बना होता है? एलॉय होता है। किसका होता है? फ्यूज वायर किसका बना होता है? कॉपर और क्या होता है? टिन। थोड़ा सा और स्टैंडर्ड की बात करें तो उसमें लेड भी ऐड करते हैं, टिन कॉपर लेड, लेकिन टिन कॉपर। ठीक, हमेशा इसको किस में कनेक्ट करते हैं? लाइव वायर में। ठीक है भैया, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिसिटी मीटर का हमने कहा था ये हमेशा यूनिट किस में आती है आपकी? किलोवाट आवर में आती है। 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? बात हो गई ना इलेक्ट्रिसिटी में। 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होती है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जो बोलने वाले थे उसको लिख लेना आप। 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 6 जूल। अब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है? एक यूनिट होती है। जैसे कहते हैं ना कितनी यूनिट बिजली का बिल आया, एक यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर का मतलब कितनी एनर्जी होती है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल होता है। ये फैक्ट है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये सारी चीजें हैं, बस मोटा मोटा जिनको ध्यान रखना, जिनको समझना है
बाकी जो घरों के कनेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। रिंग सिस्टम आपका, हाँ, TIN स्टेनस होता है, SN इसका सिंबल होता है। केमिस्ट्री में सर पढ़ाएंगे तुम। रिंग सिस्टम, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, एडवांटेज ऑफ रिंग सिस्टम, क्या क्या इसके एडवांटेज है जरा ध्यान से देखना। द करंट रीचेस टू एन अप्लायंस थ्रू टू सेपरेट पाथ्स, therefore the wire required for the main ring is of lower current capacity. This reduces the cost of wiring. Each appliance is connected with separate fuse, therefore if any fuse burns due to any reason, the other appliances are not affected. All plugs and sockets of the same size can be used. New appliance can be connected in a what room. New wire is not required from the distribution box. इसका क्या मतलब है रिंग सिस्टम का? मतलब हम क्या करते हैं, बाहर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को घर में लाते हैं, फिर घर के अंदर से जहाँ जहाँ भी आपको कनेक्शन देना होता है इजीली क्या करते हैं, आप कनेक्ट कर लेते हैं। तो वहाँ से आपका कॉस्ट भी कम आता है और अलग अलग क्या करते हैं, फ्यूज वायर और स्विचेस भी आप यूज़ कर लेते हो, है ना। कुल मिलाकर इतना ही। बाकी ट्रांसफार्मर तुम लोगों को सिलेबस में नहीं है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं। ट्रांसफार्मर है क्या? नहीं, ट्रांसफार्मर नहीं है तो नहीं बताते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर वायर के कलर का है, थोड़ा सा देख लो। कलर कोडिंग ऑफ वायर इन केबल। ओल्ड कन्वेंशन में क्या है, लाइव वायर किस कलर का होता था, रेड। न्यूट्रल कैसा होता था, अर्थिंग का ग्रीन। जो न्यू कन्वेंशन है उसमें क्या है, लाइव वायर कैसे है, ब्राउन है। न्यूट्रल कैसा है, लाइट ब्लू। और अर्थिंग क्या है भैया, ग्रीन या फिर क्या है, येलो कलर। ठीक है। बाकी मैग्नेटिक फ्लक्स, ये आपका मैग्नेट वगैरह है नहीं तुम्हारे में, है क्या ये? ट्रांसफार्मर है, लेंस लॉ वगैरह होता तो जरूर पढ़े होते आप लोग। हाँ, इसको रिवाइज करके आओ, कल इसके क्वेश्चंस कराएंगे। रिवीजन के साथ आओ, कल इसके क्वेश्चन कराएंगे, ठीक। और